अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू। कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से, द रिव्यू की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। आप ज़ाहिर है कि घरों में ईद मना रहे हैं और आई एम श्योर कि बहुत से लोगों ने कुर्बानी भी कर दी होगी, लेकिन हम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं क्योंकि काम जो है वो भी अपनी जगह पे जारी रखना है। और वजह उसकी ये भी है कि आपको पता है कि एक तो आप छुट्टी नहीं देते, वजह बजट 2 दिन के बाद आने वाला है। तो क्या जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बाकी लोग हैं, क्या वो भी हमारी तरह काम ही कर रहे हैं या सिर्फ आपने मुझे और द रिव्यू की पूरी टीम को मजबूर किया है कि ईद वाले दिन भी आकर हमने हर सूरत में शो ही करना है और ये कोट टाई पहना के आपने बैठा दिया हमें? देखिए कामरान, पहले तो सबको ईद मुबारक। मुझे कोई समझ नहीं आ रही है हुकूमत के ये 10 जून को बजट पेश करने की क्या इनकी मंतिक है, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं? ईद वाले दिन ही अगर बजट पेश कर ज्यादा बेहतर होता ना। हम तो वैसे ही आए हुए थे, तो कर लेते तो बेहतर था। मतलब ज्यादा बेहतर होता कि ये जो है ये कर लेते, ईद वाले दिन ही कर लेते तो मसला खत्म हो जाता। छुट्टियां होती, हम भी घरों से बैठ के स्टोरी, लोगों की तवज्जो भी खैर बजट पे ना होती, गोश्त खाने के ऊपर तवज्जो है लोगों की, तो ये ना होता। अब ऐसा नहीं है कि कोई टाइम की बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट थी। 30 जून से पहले बजट पास करना होता है। पार्लियामेंट का जो 14-15 दिन का साइकिल होता है वो चल जाता है। 13 जून 14 जून तक भी बजट माजी में पेश होते रहे हैं। अब ईद के जो तीसरा दिन है, जो कि मंडे बनता है, उस दिन इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान की लॉन्चिंग होगी। फिर ईद से मतलब चौथे दिन चले वो तो फिर एक प्रॉपर वर्किंग डे बन जाता है। छुट्टियां वैसे मंडे तक है, लेकिन हमारी छुट्टियां मंडे तक नहीं है। और मंगल वाले दिन फिर बजट की स्पीच होगी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की। जैसे हम कल के प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि ये हमें इस बात की कुछ समझ नहीं आती कि स्पीच का 5 बजे शाम को होना क्यों ज़रूरी है, ये 12 बजे क्यों नहीं हो सकती, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ईद वाले दिन काम कर सकते हैं। ईद वाले दिन वो जो है इकोनॉमिक सर्वे भी पेश कर सकते हैं ईद के 3rd डे पे, तो सुबह अर्ली कैबिनेट मीटिंग्स भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाते हैं, चूंकि अब हुकूमत ने हमें छुट्टी नहीं दी तो हम तो ईद पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बजट के ऊपर। और कुछ चीज़ें तो बजट से रिलेटेड पता चलेंगी जब बजट एक्चुअली प्रेजेंट होगा, क्योंकि लास्ट मिनट तक भी बहुत ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो हो रही होती हैं इसमें। कामरान, अभी तक आपको पता है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमारी डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और ये रिक्वायर करती हैं सेक्रीफाइसेस की, ये रिक्वायर करती हैं फिजिकल डिसिप्लिन जो है वो हुकूमत की तरफ से आना चाहिए। और डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टैक्सेस में इजाफा नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब अखराजात पे काबू पाना और सही जगह पे खर्च करना भी बहुत ज़रूरी होता है। 5 जून, ये रेसिपी सिर्फ हुकूमतों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, हर इंडिविजुअल के लिए भी उतनी ही है। उतनी आप अपनी चादर देख करके पाँव फैलाते हैं ताकि आपको ज्यादा कर्ज ना लेना पड़े। बहुत अच्छी बात है अगर आप बिल्कुल कर्ज ना लें, तो घर का बजट से लेकर आप मुल्क के बजट तक ये जो प्रिंसिपल सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। लेकिन कामरान, जो 5 जून को आज से 2 दिन पहले जो इनके एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का एक इजलास हुआ है, ये पाकिस्तान का आईनी इदारा है जो NEC, पहले अगर हम नाज़रीन को थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, NEC के पास ये मैंडेट है कि पाकिस्तान का तरक्याती बजट, जिसमें वफाकी हुकूमत का और 4 सूबाई हुकूमतों का और पाकिस्तान के जो माशी अहदाफ हैं उसकी ये अप्रूवल देती है ये बॉडी। इसकी जो चेयरमैनशिप है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास होती है और 4 सूबाई वज़राए आला जो हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। तो ये इस फोरम की अहमियत है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके तहत ये सारा निज़ाम चलता है। NEC का जो इजलास था इस दफ़ा बड़ा दिलचस्प था। उसमें 2-3 चीज़ें अदर देन जो इन्होंने करनी थी, इफेक्टिवली तो इनके सामने 6 एजेंडा आइटम्स थे, जिसमें एनुअल प्लान जो था इस माली साल का उसको रिव्यू करना, अगले की मंजूरी देना, फिर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की इस साल का रिव्यू, अगले साल की मंजूरी, फिर जो ओवरऑल जो मीटिंग्स अभी तक होती रही हैं सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की, उन्होंने कितने तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी पिछले 1 साल में, फिर 13वां जो 5 ईयर प्लान है जो कभी पाकिस्तान में बड़ी जिसकी बात होती थी अब उसकी रेलेवेंस खत्म होती जा रही है, उसको पब्लिश करने की मंजूरी इन्होंने दी है। फिर मॉनिटरिंग रिपोर्ट PSDP के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसके ऊपर हम बात करेंगे बजट के बाद ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स इनकी आई हैं, फाइंडिंग्स इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग। जो उड़ान पाकिस्तान इनका फ्रेमवर्क है उसकी मंजूरी, ये तो एक फॉर्मल एजेंडा था। लेकिन वहाँ पे जो साइड के ऊपर 2-3 बातें हुई जिसका हम पहले जिक्र कर लें फिर आगे बढ़ें। एक तो ये कि सिंध की तरफ से ये डिमांड सामने आई है कि जो IMF के कहने के ऊपर पाकिस्तान ने जो ज़राई इनकम टैक्स के नए कवानीन पास किए हैं 4 सूबाई हुकूमतों ने, जिसके तहत जो ज़राई आमदन उसके ऊपर 45% तक जो इनकम टैक्स है वो लगेगा। वैसे तो ये इनिशियल ये था कि जनवरी 2025 से इसकी कलेक्शन शुरू हो जानी थी, फिर सिंध की वजह से इसकी जो कलेक्शन होगी जनवरी से, लेकिन इसकी जो कलेक्शन स्टार्ट होगी वो जुलाई से होगी ऑन द इनकम ऑफ जनवरी टू जून का जो पीरियड था उसके ऊपर। तो सिंध ने वहाँ पे ये मौके उठाया कि
चूंकि ओवरऑल आपको पता है ज़राअत के बहुत बुरे हालात रहे हैं साल, जो बड़ी फसलें उसमें मनफी ग्रोथ है, ये 14-15%। तो उन्होंने कहा जी कि ज़राअत का शोबा बैठा हुआ है, इन हालात में जब हम किसानों के पास जाएंगे कि वो इनकम टैक्स भी दें तो बड़ा मनफी तासुर जाएगा। तो आप IMF से बात करें कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है इस मामले को दोबारा रिव्यू किया जाए। तो ये सिंध की तरफ से ये डिमांड सामने आ गई। हमें पहले ही शक था कि सूबे को इतना होल हार्टेडली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आपको पता है पंजाब ने जो अपने टैक्स का लॉ पास किया था उसके अंदर उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के रेट्स ही नहीं दिए हुए, रूल्स के तहत वो रेट्स डिटरमिन करें। सिंध का अब हम कर नहीं सकते। तो दीज आर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। और दूसरा फिर आपने जिक्र ही किया है कि चलें इसी पे बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, चलें पीपल्स पार्टी तो फिर इत्तेहादी है PMLN की, उन्होंने ये मामला उठाया। तो जो तहरीक इंसाफ है वो तो वैसे ही अपोजिशन है और सख्त अपोजिशन है, उन्होंने भी इस नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में कुछ अपने जो सूबे के इशू हैं वो भी उठाया। तो वो क्या इशू है? बेसिकली जब से जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हुए हैं, जिनको मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ KP कहा जाता है, अब तब से जो है पॉपुलेशन का जो तनासुब है वो बदल गया है। आपको पता है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो सूबों को हिस्सा मिलता है वफाकी आमदन से, उसमें जो सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वो आबादी है। 82% जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आबादी की बेस पे होती है और बाकी 18% जो है उसके 3 मुख्तलिफ बेंचमार्क्स और भी हैं। तो चूंकि अब KP की आबादी बढ़ गई है, पहले जो ट्राइबल एरियाज़ की आबादी थी वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ काउंट नहीं होती थी, एक सेपरेट ब्लॉक के तौर पर काउंट होती थी और उसका खर्चा वफाकी हुकूमत करती थी। अब चूंकि वो जो KP की आबादी का वो हिस्सा बन गई है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो हिस्सा है NFC के तहत वो आप रिवाइज करें। अब गवर्नमेंट कहती है जी कि हम इसका खर्चा आपको पहले ही दे रहे हैं। उसके तरक्याती बजट की मद में इस साल जो अगला माली साल उसमें उन्होंने कोई 65 अरब रुपये रखा हुआ है। इसी तरह उनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें भी उसके लिए भी एलोकेशन होते हैं। पर तनख्वाहों के ऊपर मसला ये है कि वफाकी हुकूमत कहती है कि हम उन मुलाजिमीन की तनख्वाहें देंगे जो मर्जर से पहले तक के थे, उसके बाद अगर कोई हायरिंग हुई है वो हम पे नहीं करेंगे। तो इनकी जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर फिर KP के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ये रेज किया मामला कि जी आप इनकी तनख्वाहें जो है ये ओवरऑल आप NFC को रिवाइज करें तो ताकि सारा मसला जो है हल हो। तो प्राइम मिनिस्टर ने अश्योरेंस दी है कि अगस्त 2025 से इसके इजलास बुलाना हम शुरू कर देंगे। आपको पता है जो एग्जिस्टिंग NFC का जो कमीशन बना हुआ है इसकी मुद्दत 23 जुलाई तक है। तो उसके बाद इन एनी केस अगस्त में नया कमीशन बनना ही बनना है, तो नया कमीशन बुला के उसका ये इजलास बुलाना चाह रहे हैं। इशूज उठाए जाएंगे। लेकिन इसमें जो हमने स्टार्ट किया था कि जो इस वक्त पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है, और ऐसी नहीं है कि हमारे पास पैसों की रेल पेल है कि आप कौमी ख़जाने के मुंह जो है वो खोल दें। 2 तरह के इश्यूज़ हैं, एक तो हमने अपनी आमदन बेहतर करनी है, दूसरा अपने अखराजात को हमने कंट्रोल करना है और जो पैसा खर्च भी करना है ऐसी जगह पे खर्च करना है जो ज़रूरी भी है, जो आपकी इकोनॉमी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले। तो उसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल निभाती भी है, मैंडेट भी है, वो जो डेवलपमेंट जो बजट है जिसकी अप्रूवल देती है वफाक का भी और 4 सूबों का भी। तो इस दफ़ा जो उन्होंने अप्रूव किया है ये 3900 अरब रुपए बनते हैं। गिवन जो हमारी अभी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, डू यू थिंक कि ये सही फैसला है कि इतना जो बजट है अप्रूव करना, या देयर आर प्रॉब्लम्स इन दिस? कामरान, इस साल कोई आप तकरीबन 3100 अरब रुपए का खर्चा जो है वो एक्सपेक्टेड है। और अगले साल के लिए जैसे आपने कहा कि तकरीबन 2900 अरब रुपए के करीब 4 सूबाई हुकूमतों का बजट है और 1000 अरब रुपए वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट है। ये तो वो है जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने जिसकी मंजूरी दी है। लेकिन जो IMF का डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके मुताबिक तो सूबों का जो खर्चा होगा तरक्याती कामों पर वो 2100 अरब रुपया होगा और वफाक का तकरीबन 900 अरब रुपया होगा। वो कोई 800-850 अरब रुपया कम खर्चा दिखा रहे हैं। अब इसके 2 इसकी चीज़ों का मतलब हो सकता है। तो ये कि जितने बजट रखे गए इतने खर्चे नहीं होंगे, और अगर इतने खर्चे होंगे फिर एक और जो IMF का हदफ होता है कि सूबों ने कैश सरप्लस दिखाना होता है, वो फिर दिखाया नहीं जा सके। तो दोनों में से एक शर्त जो है वो ब्रीच होगी। बहरहाल नाज़रीन, ये जो NEC की जो मीटिंग थी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसके पॉलिटिकल उससे एक हुकूमत का एंगल बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। जो पाकिस्तान की हाश इकोनॉमिक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया। ये कैसे है, और ये इसमें कुछ 1-2 ऐसे काम भी हुए हैं जो कि IMF के जो एग्रीमेंट है जिसके तहत हमने एक नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन किया था उसकी भी एक ब्रीच है।
NFC तो अपनी जगह पे जो नेशनल फिस्कल पैक्ट है जिसके तहत हुकूमत कमिट कर चुकी है वफाकी हुकूमत IMF के साथ कि जो सूबाई नेचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग जो है वो वफाक नहीं करेगा। इसके बावजूद ये जो नया बजट वफाकी हुकूमत का 1000 अरब रुपए का, इसमें 106 अरब रुपए इन्होंने जो सूबों से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए रखे हैं, जिसका तकरीबन 2/3 हिस्सा सिर्फ सिंध के मंसूबों के लिए जा रहा है। जब हमने इस हवाले से बात करने की कोशिश की तो जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं आए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा जी कि हमारी मजबूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमसे अगर आपने बजट के लिए वोट लेना तो फिर हमारे जो तरक्याती मंसूबे हैं वो आपको अकोमोडेट करना पड़ेंगे। अब ये जो उससे पहले NEC की मीटिंग सिर्फ 2 या 3 दिन पहले एक एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें ये पैसा 93 अरब था। वो 93 अरब से विद इन 2 to 3 डेज जब फाइनल अप्रूवल हुआ तो वो 106 अरब रुपए पे पहुंच गया। उससे बढ़कर जो एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जैसे हम कल के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, वजीर खजाना को इख्तियार दे दिया, उसी तरीके से एक पार्लियामेंटेरियंस की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो भी मौजूद है, जिसके लिए हुकूमत ने अपनी तरफ से एक मैकेनिज्म तो दिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज बनाई हुई है, एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई हुई है, लेकिन वो जो पैसा है उसकी जो मंजूरी का तरीकेकार उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जैसे कोई भी आपका तरक्याती बजट जो है वो अप्रूव हो, जो APCC का इजलास हुआ था मंडे को, उसमें पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स के लिए 50 अरब रुपए रखा गया, लेकिन जब NEC की मंजूरी हुई तो ये रकम बढ़कर 70 अरब रुपए होगी। ये तो 2 मैंने एग्जांपल्स दें। जब ये आपको पैसा आपने ले लिया तो आएगा कहां से? वो जो 1000 अरब है वो APCC में भी वही था और NEC में भी वही था, तो फिर कटौती कहां पे हुई? जो हायर एजुकेशन कमीशन का बजट है उसको मजीद कम करके 39.5 अरब रुपया कर दिया गया, हेल्थ के बजट से 1 अरब रुपया काट लिया गया, और मोर इंपॉर्टेंटली एंड सरप्राइजिंगली जो स्पार्को है, जो पाकिस्तान के स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम, उसका जो बजट था वो 24.5 अरब रुपए से कम करके इन्होंने कोई 5.5 अरब कर दिया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो प्रपोज एलोकेशन थी तकरीबन 5 अरब रुपए के करीब थी, उसको कम करके कोई 80 करोड़ रुपया कर दिया गया। तो ये कामरान जो इन्होंने एडजस्टमेंट्स की हैं, इससे एक बात बड़ी वाजे हो जाती है कि हुकूमत की जो पोलिटिकल प्रायोरिटीज हैं, आज भी वो प्रेफरेंस है उसकी, हमें जहां पे खर्चा करना चाहिए था वहां पे हम खर्चा जो है वो नहीं कर रहे। और ये बहुत बड़ी आई थिंक कैजुअलिटी है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप अपने जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो हेल्थ और एजुकेशन है, क्योंकि उससे पाकिस्तान ऑफ कोर्स तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पर अभी भी जो एजुकेशन और हेल्थ 2 ऐसे शोबे हैं जिस पे जितना ज़्यादा स्पेंड किया जाए उतना कम है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। कुछ क्विकली बाकी जो अहदाफ भी उन्होंने जो सेट किए हैं, मसलन जो पहले तो हमने डिस्कस किया था 4.2% जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टारगेट है, फिर जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में एक जो सबसे बड़ा रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा जंप तो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो कोई मेजर उसमें तब्दीली नहीं है। जो इसी तरह से जो फॉरेन रेमिटेंस वाला मामला है उसमें भी अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें तो क्या वो इन लाइन विद या ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस है, कोई बहुत बड़ी उसमें तब्दीली हमें नजर नहीं आ रही जो की देखिए जहां तक बरामदात का मामला है उसमें हुकूमत खुद 60 अरब डॉलर का हदफ सेट कर चुकी है 2029 के लिए, लेकिन 2026 के लिए जो इन्होंने रखा है उसका टारगेट वो तो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। इस साल का जो एस्टिमेटेड इनका ख्याल की एक्सपोर्ट्स हमारी कोई तकरीबन 33 अरब डॉलर के करीब होंगी। वो अगले साल इन्होंने कहा जी कुछ 35.2 अरब डॉलर होंगी, तो हार्डली 2.25 अरब डॉलर का यहाँ पे इंक्रीज है, 2.5 अरब डॉलर का, विच इज़ नथिंग। इंपोर्ट्स में इंक्रीज है 7 अरब डॉलर का दिखा रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि जो इंपोर्ट पॉलिसी को भी रिलैक्स करने जा रहे हैं। फिर रेमिटेंसेस के हवाले से इस दफा तो अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है, कोई 37.5 अरब डॉलर एक्सपेक्ट करें। अगले साल में अगेन कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं दिखा रहे, सिर्फ 2 अरब डॉलर का इंक्रीज दिखा रहे हैं, 39.5 अरब डॉलर का यहाँ पे ये इंक्रीज दिखा रहे हैं। कामरान, ये जो जैसे हम कल के प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हमारा जो फॉरेन डेट रीपेमेंट्स है ना, वो एक बहुत बड़ा मसला है। दो ये जो हमारे एरियाज हैं जिसमें आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस है, ये उसको ओवरऑल कवर तो कर देती है, लेकिन फिर जो डेट रीपेमेंट्स के लिए उसके लिए पैसा नहीं होता। इंपोर्ट्स को कवर तो यहाँ से आपने कर लिया, डेट रीपेमेंट्स के लिए पैसा नहीं। और यही वो जहाँ पर फिर IMF के पास जाते हैं, अपने जो दोस्त ममालिक उनके पास जाते हैं, और फिर आपको कहीं ना कहीं सम टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी और बाकी इंटरेस्ट होते हैं। एक चीज़ जो इसमें जिसको जितना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, जो पॉजिटिव है एंड इट इज़ गुड के रियलाइजेशन है हमारी जो प्रोविंशियल और जो बाकी क़यादत है कि जो ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है, बहुत से लोग इस पर बात करते भी हैं लेकिन ज़्यादा डिबेट हमारे यहाँ होती नहीं है, वो है आपकी आबादी का बॉम्ब। और ये जो आबादी है, क्योंकि वसाइल आपके पास उतने हैं नहीं, आबादी आपकी मुसलसल बढ़ रही है,
जिसकी वजह से अगर आप देखें 70% आपकी जो पॉपुलेशन है बिलो द एज ऑफ 30 है, ये वो यंग लोग हैं जिनको नौकरियां चाहिए, जिनके अंदर जवान खून है और उनके पास अगर तालीम नहीं होगी, हुनर नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा, सो देयर आर गुड चांसेस कि वो किसी और तरफ चल पड़ेंगे। तो डू यू थिंक कि ये जो कंसर्न शो किया है ये सिर्फ कंसर्न की हद तक की है या बोथ फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई ऐसे स्टेप्स भी सोच रही हैं कि इस इशू को कैसे टैकल किया जाए? मेरा ख्याल ये कंसर्न ही है, इससे ज़्यादा इसके ऊपर इनका फोकस नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह जो नेशनल फाइनेंस कमीशन में आबादी को 82% वेट दिया हुआ है, उसकी वजह से सूबों के पास ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है कि इस चीज़ को वो इसको जो पॉपुलेशन बढ़ रही इसको रोके। और एक और फैक्टर जो है जिसकी जो प्रोपोनेंट्स हैं जो बात करते हैं, डॉक्टर इशफाक हसन खान ने अपना जो उनका प्लेटफॉर्म है नस्ट यूनिवर्सिटी का, वहाँ से एक रिसर्च की है। उनके ख्याल में हमारी जो आबादी है अच्छी खासी इन्फ्लेटेड है, एग्जैजरेटेड है। वो तो आबादी का नंबर काफ़ी कम बता रहे हैं, बल्कि मेरी जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि मैंने सबसे जो पहली प्रेजेंटेशन दी सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को दी, बाकी सूबाई जो है गवर्नमेंट्स उनके पास भी वो गए। उनके ख्याल में ये जो नंबर है ये गलत है और इस नंबर को रिव्यू करने की ज़रूरत है। उनके बड़ी वजह, जैसे अब बलूचिस्तान में तकरीबन मेरा ख्याल 4.5% या 4% की करीब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। वो बलूचिस्तान की इतनी आबादी कैसे बढ़ रही है? एक जंग से अफेक्टेड इलाका है, वहाँ पे आपको पता है इंसर्जेंसी भी है, ये सारे फैक्टर्स, आबादी उसकी तकरीबन 4% से बढ़ रही है, ये सूरत केपी की है। तो ये जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है ये भी इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए। ये जो काउंटर आप कह सकते हैं कि एक नैरेटिव आ रहा है कि हमारी आबादी उतनी है नहीं जितनी दिखाई जा रही है, बट लेट्स सी, इस पर फर्दर डिस्कशन हो सकती है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे, क्योंकि जब बजट आता है तो बजट में ज़ाहिर गवर्नमेंट की मुख्तलिफ तजावीज़ होती हैं, कैसे टैक्स अपना जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाना है। कई ऐसे प्रपोजल्स भी सामने आते हैं, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो हर जो भी आपका मेजर है वो IMF की अप्रूवल उसको चाहिए होती है। तो कौन से ऐसे नई तजावीज़ हैं जो इस दफ़ा गवर्नमेंट लेके आ रही है बजट में, कितने उसकी अप्रूव होंगे, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। FBR के ऊपर मुसलसल ये दबाव रहता है कि वो अपनी आमदन में, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन है उसमें इजाफा करें, और उसके लिए आपको पता है कि फिर हर साल और इवन थ्रू आउट द ईयर मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आती रहती हैं किस तरीके से मज़ीद आवाम के ऊपर टैक्स का बोझ डाला जाए और कोशिश की जाए कि अपना जो रेवेन्यू का हदफ है वो हासिल किया जाए। तो इस दफ़ा भी काफ़ी प्रपोजल्स के ऊपर बात हो रही है। टू बिगिन विद उस पर IMF को भी अब एतराज़ है कि जो गवर्नमेंट है या FBR है वो 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करना चाहती है जो आपके मूवेबल एसेट्स हैं, वो कैश होगी आपको, नहीं चूजों की, अब चूजों के ऊपर भी, चूजों के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो इनकम टैक्स है, वो भी एक दिन का, एक दिन का चूजा। हाँ ठीक है। अच्छा, वैल्यू टैक्स, अच्छा मूवेबल एसेट्स के ऊपर कैपिटल वैल्यू टैक्स 5% जो आपके एक दिन का चूजा, उसके ऊपर भी ये टैक्स आयद करना चाहते हैं। तो ये क्या इसकी मंतक है? और आई एम श्योर कि दे मस्ट हैव डन सम वर्किंग और स्टडी की होगी ना, कि अगर एक दिन का जो चूजा है उसके ऊपर 5% FET लगाते हैं तो कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा? कामरान, इसके पीछे कोई वर्किंग नहीं है। और इस किस्म के जो प्रपोजल ये शो करते हैं कि FBR हैज़ रन आउट ऑफ आइडियाज़। इसको समझ ही नहीं आ रही कि रेवेन्यूज़ कहाँ से लेने, इन्फोर्समेंट का इसको कोई पता नहीं है, इनकी ओवरऑल जो कंप्लाइंस है वो बहुत वीक है। बेसिकली इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं ना वो, और बहुत सारे इस तरह के जो प्रपोजल्स होते हैं जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के, उससे ड्राइव करते हैं ये लोग। पिछले दिन आपको पता है एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी आया था जिसके तहत FBR के जो एम्प्लॉइज़ उनको ये इख्तियार दे दिया गया कि इवन के इनकम टैक्स के केस में भी जाके किसी भी बिजनेस प्रेमिसेस में जाके वो बैठ सकते हैं और वहाँ पे आपके जो चीज़ें वो चेक कर सकते हैं। पहले ये जो था उनका लॉ के तहत उनके पास ये इख्तियार था, पहले सिर्फ उसमें सेल्स टैक्स की मद में था या फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। एक गालबन कोई पोल्ट्री की एक कंपनी थी, उसने कोई अंडरस्टेट की बकौल FBR की अपनी जो सेल्स हैं, तो उनका इनकम टैक्स बनता था। उनका अच्छा ये यहाँ पे तो ये हो रहा है, काम करते हैं, चलो एक तो इधर बंदे बिठाओ, और दूसरा ये कि इनका तो बड़ा बिजनेस फैल रहा है, इनके पास तो बहुत आमदन हो रही है, तो एक काम करते हैं, इनके ऊपर 5% एक दिन के चूजे के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा रहे थे। अब एक कंपनी का मसला और पूरे सेक्टर के लिए ये पॉलिसी आ रही थी। जब ये मामला IMF के सामने रखा गया और जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई कि जी दिस इज ऑल दैट पाकिस्तान हैज़, कि जी आपकी 250 मिलियन पॉपुलेशन है और आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी आपकी इकॉनमी है बड़ी, और आप एक दिन के चूजे के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाना चाह रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि शैलो जो प्रपोजल्स हैं वो बनाए जाते हैं। और इसी तरीके से जो दूसरे प्रपोजल का जिक्र कर रहे हैं, वेल्थ टैक्स का भी होता था जो गालिबन जनरल मुशर्रफ के टाइम पे ख़त्म हो गया था, अब उसको मुख्तलिफ शेप्स में रिवाइव किया जा रहा है।
2022 में इन्होंने जो पाकिस्तानियों के मुल्क से बाहर असासे हैं उसके ऊपर 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया, ये विच इज़ अ वेल्थ टैक्स। अब मुल्क से बाहर असासे ना तो लेना ना देना, आपने उसके ऊपर 1% लगा दिया। वो लोगों ने जाकर कोर्ट्स में चैलेंज कर दिया कि ये क्या हमाकत है, वो मामला वो कोर्ट्स में चल रहा है। फिर इन्होंने 2-3 साल पहले एक डीम इनकम टैक्स के नाम से प्रॉपर्टी इमूवेबल एसेट जो कि आईनी तौर पर सूबाई मामला, उस पर जाके इन्होंने 1% टैक्स लगा दी, वो भी कोर्ट्स के अंदर मामला पड़ा हुआ है। अब एक और प्रपोजल के साथ आ गए जो आपके मूवेबल एसेट्स है उसके ऊपर कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया जाए। अब मूवेबल एसेट आपका कौन सा है? मेन आपका कैश है जो बैंकों में पड़ा, ये 9,000 अरब रुपया बैंकों में पड़ा हो, 1% ले लो तो कितना हो गया ये। तो इसको पकड़ते हैं और तो उनको कोई एहसास नहीं मिल रहा। आपका गोल्ड है आपके पास कोई गाड़ी है, गाड़ियों के ऊपर पहले भी इन्होंने लगाया जो हाई एंड की गाड़ी है उसके ऊपर CBT 1% लगाया हुआ है। तो ये प्रपोजल जब IMF के पास गया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये आपके वेल्थ को क्यों टैक्स कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मुलेशन होने दें, लोगों को काम करने दें, असासे बनाने दें, जो असासे उन्होंने बनाया वो टैक्स दे के बनाया होगा। तो आप आमदन को टैक्स करें, इसको ना करें। बहरहाल ये है कि इनके ऊपर अभी बात चल रही है, बैक एंड फोर्थ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। सैलरीड क्लास के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ आज से 3 दिन पहले की, 4 दिन पहले की। उसके हवाले से IMF से जो अभी तक इनकी जो चीज़ें तय पाई थी, अब अगर बजट में चेंज हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हुकूमत का ये प्रपोजल था कि जो अभी इनकम टैक्स की एग्जम्पशन की थ्रेशोल्ड है, हमने बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बात की थी कि इसको 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया माहाना कर दिया जाए। IMF नहीं माना इसके ऊपर। अभी इसके ऊपर जो 1 लाख रुपया अगर आपकी मंथली इनकम है तो 5% टैक्स है, तो उन्होंने कहा जी आप 5 को 1% कर दें। ये इस हद तक IMF तैयार हो गया है, एग्जाम्प्ट नहीं कर रहा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं जो हाईएस्ट स्लैब है 35% की, उसके ऊपर भी IMF तैयार नहीं है अभी तक टैक्स कम करने के लिए। फिर एक इन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर सबसे ज़्यादा जुर्माना भी लगाया हुआ है। ये जुर्म है ना, जुर्माना तो वहाँ लगता है जहाँ पे आपको गलत काम किया हुआ। तो अगर आपकी मंथली आमदन 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपके ऊपर 10% जुर्माना है ज़्यादा आमदन होने पे। वो उसके ऊपर भी IMF तैयार नहीं। इनका प्रपोजल था कि 10 को 5% कर दिया जाए, वहाँ पे भी IMF तैयार नहीं है। बीच की जो स्लैब्स के जो रेट्स हैं, जो आपके 1 लाख से लेके 4 लाख 4.5 लाख की आमदन है, वहाँ पे टैक्स में रिलीफ सैलरीड क्लास के लिए आ रही है। और ज़्यादातर जो तबका है जो मिडिल इनकम ग्रुप है ना, वो यहाँ इसके दरमियान फॉल करते, तो इसके हवाले से एक रिलीफ आ रहा है। और रुपए की अगर आप वैल्यू देखें तो किसी ज़माने में आज से 5-10 साल पहले तो आप कह सकते हैं कि 5 लाख की बड़ी वैल्यू है। 5 लाख की अब कुछ वैल्यू नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखें क्या आप 5 लाख में ले सकते हैं। तो इस मामले के ऊपर ये जो IMF की भी मुझे कुछ चीज़ों के ऊपर तो ठीक है वो बड़ा ऑब्जेक्ट करते हैं रीजनेबल, जैसे चीज़ों के ऊपर आप FED लगाने वाली बात हो या बाकी मामलात वेल्थ टैक्स की बात हो, तो यहाँ पर उनको ये समझ नहीं आती कि एक शख्स अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा उसकी इनकम है और वो मैक्सिमम जो स्लैब उस पर लगती है 35% गालिबन टैक्स दे रहा है, तो फिर फर्दर 10% उसको क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जो IMF के इकोनॉमिस्ट हैं या दिमाग हैं तो वो काम करना छोड़ जाते हैं। देखिए मुझे नहीं समझ आ रही थी IMF की सैलरी क्लास के साथ क्या, ये तो आई डोंट थिंक सो इंटरनेशनली भी ऐसा होता है। नहीं, इतना हम जो हमारे हालात इन्होंने कर दिया। ऐसे चंद साल पहले ये जो 5 लाख थी मैक्सिमम रेट 10 लाख रुपए के ऊपर लगता था, 5 पे नहीं लगता था। इनको ये तो तकलीफ है कि IMF को कि सैलरी क्लास को जो टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है उससे कोई 75 अरब या 100 अरब रुपए रेवेन्यू लॉस होगा जो हमसे पहले ही ज्यादा लिया जा रहा है। इनको इस पर तकलीफ नहीं है कि अगर आप इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर देंगे अगले साल में तो उससे तकरीबन जो खुद हुकूमत के मिनिस्टर्स कह रहे हैं 150 से 200 अरब रुपए का रेवेन्यू लॉस एक्सपेक्टेड है अगले साल में। वहां पर इनको तकलीफ नहीं है क्योंकि उनका ग्लोबल एजेंडा इंप्लीमेंट हो रहा है। फॉरेन कंपनीज आएंगी, पाकिस्तान की कंपनीज को टेक ओवर करेंगी, यहाँ पे बिजनेस वो कैप्चर करेंगी, वहां पर इनको कोई तकलीफ नहीं है। फिर इसी तरीके से इनके कुछ और जो कामरान कुछ गवर्नमेंट के जो प्रपोजल अगर उसको देखा जाए तो उसमें एक प्रपोजल इनका ये है कि जो अब हुकूमत डिजिटाइजेशन की बात करती है लेकिन डिजिटल सर्विसेज के ऊपर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये टैक्स लगाने की बात हो रही है। ये कौन सा भी तरीक़ाकार है आपका? डिजिटल सर्विसेज के ऊपर एक नया टैक्स लगाना चाह रहे हैं। एक प्रपोजल आप गो थ्रू होता है या नहीं होता कि जो प्रोसेस फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है जिसमें आपकी आइसक्रीम आ जाती है, आपके चिप्स आ जाते हैं और आपकी इस किस्म की जो फूड आइटम्स आ जाते हैं जिसमें बिस्किट्स आ जाते हैं, उसके ऊपर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रपोजल है। अब GST ये पहले एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अगर अब इस किस्म के इनोवेटिव प्रपोजल्स अपनी तरफ से इनकी तरफ इनोवेटिव है लेकिन हमेशा बैकफायर किए हैं। इन्होंने घरों के ऊपर FED लगाई, इन्होंने लुब्रिकेंट्स के ऊपर FED लगाई, इन्होंने कोई दुनिया की चीज छोड़ी नहीं। फिर भी जैसे हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे 1030 अरब रुपए का इनका रेवेन्यू शॉर्टफॉल है सिर्फ 11 महीने का। ये इनकी जो मेजर थी। फिर एक दो और चीज़ें हैं कामरान जिसमें जो इनका इस वक्त जो प्रॉफिट आपको अर्न होता है बैंकों में पैसा रख के उसके ऊपर जो इनकम टैक्स का रेट है 15% उसको 20% करने का प्रपोजल है। फिर म्यूचुअल फंड्स हैं उनका जो डिविडेंड इनकम है उसके ऊपर 15% टैक्स है उसको भी 20% करने का इनका प्रपोजल है। तो बड़े जो इंटरेस्टिंग प्रपोजल आ रहे हैं। एक जो कॉन्ट्रोवर्शियल प्रपोजल है बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, हमने IMF के साथ कमिट किया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने कि जो खाद है इसके ऊपर जो अभी टैक्स है उसका रेट
5% है उसको बढ़ाकर 10% कर दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर को करेंगे ना लगे, लेकिन IMF कह रहा अपने कमिटमेंट दिए करना है। जो ज़रिए अद्वियात हैं उसके ऊपर भी 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रपोजल है। हतमी चीज़ इसमें से कुछ भी नहीं है। 14,130 अरब रुपए का टारगेट अगले साल का एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी 10 जून को वज़ीर ख़जाना अपनी पटारी से क्या निकालते हैं और क्या नए नए प्रपोजल सामने आते हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हुकूमत की जो ड्राइव है कि मुल्क से कैश इकॉनमी ख़त्म हो जाए या कम अज़ कम उसमें कुछ कमी आ जाए, वो किस हद तक कामयाब हो सकती है नहीं, इसके ऊपर बात करें छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सम टाइम ये जो आपको मौशी इशारे नज़र आते हैं कि ओवरऑल लगता है कि मईशत डूब रही है या मईशत इतनी अच्छी नहीं है, बट अगर आप ओवरऑल ऑन ग्राउंड देखें, मार्केट्स के अंदर देखें, तो जो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी नज़र आती है तो सम टाइम आप ये सवाल करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक आदाद शुमार या नज़र हमें आते हैं, क्या ये ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत की? वजह उसकी ये है कि एक है जिसे कुछ लोग ब्लैक इकोनॉमी भी कहते हैं, एक कहते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी, यानी कि पाकिस्तान की मईशत का वो हिस्सा जो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये एनॉमली जो है उसकी वजह से आपको एक डिस्क्रिपेंसी नजर आती है कि जो गवर्नमेंट के आदाद शुमार हैं और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। और ये जो एक नया नंबर जो सामने आया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इनफॉर्मल इकोनॉमी कह लें या ब्लैक इकोनॉमी उसे कह लें, उसकी जो वैल्यू है वो $140 बिलियन है। और अगर आप ओवरऑल अभी गवर्नमेंट ने जो रिवाइज भी किए हैं, पाकिस्तान की GDP का साइज 410 बिलियन डॉलर है। सो दैट्स अ ह्यूज चंक जो पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या उसमें शामिल नहीं है। कामरान, एस्टिमेटेड नंबर है 35% मिनिमम जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो भी साइज़ है वो इनफॉर्मल है। तो इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी तजावीज़ प्राइम मिनिस्टर को सबमिट कर दी हैं। उसमें 2 तरह की रिकमेंडेशंस हैं। अब देखें प्राइम मिनिस्टर कौन सा रास्ता लेते हैं बजट में। माजी का जो एक्सपीरियंस बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर वही रास्ता लेंगे जो कि नाकाम हो चुका है इस तरह का। लेकिन वो पहले तो बात कर लेते हैं कि 4 बड़ी इनकी रिकमेंडेशंस क्या हैं इसमें कामरान। पहली रिकमेंडेशन ये है कि बजाय इसके कि क्रेडिट कार्ड्स को प्रमोट करें, जो एक आपका QR कोड होता है वो जिसमें इजी होता है पे करना और उसके ऊपर सर्विस चार्ज भी 1% होता है कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन अगर आप जाते हैं तो उसमें 1.5% तक सर्विस चार्ज होता है। तो जो मर्चेंट आपको डिस्काउंट कर देता है जब आपसे वो ट्रीट कर रहा होता है, आपके साथ उसमें डील कर रहा होता है क्रेडिट कार्ड में। तो प्रपोजल ये है कि आप QR जो कोड बेस है, रास्त QR कोड, उसको पूरे पाकिस्तान में इन्फोर्स करवाएं और इसका जो मैकेनिज्म होगा इन्फोर्समेंट का वो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो उसको जो है वो इन्फोर्स करवाएंगे। ये एक तजवीज़ है, ये अच्छी तजवीज़ है, बुरी तजवीज़ नहीं। अगर ये हो जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। दूसरी तजवीज़ जो है वो इफेक्टिवली वो होना चाहिए, लेकिन शायद हुकूमत वो रास्ता नहीं लेगी। दूसरी तजवीज़ ये है कि एक ही तरीका है कि लोगों को डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स की तरफ ला सकते हैं कि जो GST का रेट अभी 18% है उसको कम करके आप 5% कर दें। कुछ केसेस में तो जैसे रेस्टोरेंट्स में तो है कि आपको स्टैंडर्ड 15 है, वहाँ पे 5 चार्ज होता है। आपको पता है, आपकी प्रेफरेंस होती है अगर आपके पास कार्ड है तो आप कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे भी आप उसको 5% रेट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लोग इसको इनकरेज होंगे इसके हवाले से जाके वो ट्रांजेक्शन करने में। इवन कि उसमें अगर कोई नॉमिनल फी भी चार्ज करते हैं कार्ड के इस्तेमाल की या QR की, वो अगर 5% तो 6.5% में आपको मैक्स पड़ जाएगा। तो लेकिन इसके हवाले से जब मेरी कमेटी के एक मेंबर से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हम जब FDR के पास से तजवीज़ लेके गए, ऑल्दो तजावीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर को तो पेश हो गई हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, IMF इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने कहा जी हमने फिर जाके IMF से बात की कि आपका नाम लिया जा रहा है, तो IMF ने कहा हमारा मसला नहीं है, जाके उनसे बात करें। तो ये ऐसी तजवीज़, इसमें रेवेन्यू लॉस है, लेकिन इससे वाकई कैश इकॉनमी में कमी आएगी। लेकिन हुकूमत शायद ये ना करे, ये प्राइम मिनिस्टर के पास अब चॉइस है। अगर तो वो वाकई चाहते हैं कि कैशलेस इकॉनमी जो है वो प्रमोट हो तो ये रास्ता उनको लेना पड़ेगा। तीसरी तजवीज़ जिसकी तरफ हुकूमत का रुझान है कि सज़ा दें लोगों को, और सज़ा के तौर पर नाजरीन जो उनको भी तजावीज़ सामने रखी गई हैं कि अगर कोई कैश में डील करता है, चाहे गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करता है, तो उसके ऊपर एक सरचार्ज लगा दें। अगर वो पेट्रोल पंप के ऊपर जाता है और कैश में पेमेंट करता है पेट्रोल की या डीजल की, तो उसका जो रेट है जो स्टैंडर्ड रेट से 1% कम कर दें, जो कि 2 से 3 रुपए फी लीटर बनता है। तो अब कुछ इस किस्म की इतलात आ रही है कि हुकूमत ये तजवीज़ इंप्लीमेंट करने जा रही है, लेकिन क्या किसी का यहाँ पे मकसद वाकई सजा दे के इकॉनमी को जो है वो कैशलेस करना है, या यहाँ पे अगेन
ज़्यादा पैसा कमाना है। हुकूमत के पास तो दूसरा आसान रास्ता जो शायद हुकूमत नहीं लेगी, पेट्रोलियम लेवी लगी हुई है, आप 78 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ले रही है। तो अगर 78 रुपये को आप 75 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पे लोग, लेकिन लोगों के लिए 3 रुपये मैटर करते हैं। जो जितना भी पाकिस्तान में तेल फरोख्त हो रहा है उसका 70% जो है वो मोटर बाइकर्स हैं जो वहां पे जाके अपना जो तेल यूज कर। चौथी तजवीज़ जो लास्टली वो ये है कि हुकूमत खुद जो पेमेंट्स करती है, डिस्बर्समेंट्स करती है, चाहे BI या SP की हो, चाहे कोई और पेमेंट हो, चाहे आपका रमज़ान पैकेज हो, तो वो कैश में ना हो, वो उनके अकाउंट्स में जाए। तो ये नाज़रीन चंद बड़ी तजावीज़ हैं। अब रास्ता प्राइम मिनिस्टर ने लेना है, क्या वो सज़ा का रास्ता देंगे या जज़ा वाला लेंगे? अगर तो वो जज़ा वाला रास्ता लेंगे तो शायद कैशलेस इकोनॉमी में कमी हो जाए। अगर सज़ा वाला रास्ता लिया तो याद रखिए 2013 में भी नॉन फाइलर की कैटेगरी आई थी टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, वो तजर्बा बुरी तरह नाकाम हो चुका है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस हफ्ते वाशिंगटन से एक और बड़ी खबर आई और ख़बर यह थी कि अमरीकी सदर ट्रंप ने 12 ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। उन ममालिक में कौन शामिल है? अफगानिस्तान सर फहरिस्त है, म्यांमार है, चाड है, कॉन्गो गिनी है, इरिट्रिया है, हेटी, ईरान, लिबिया, सोमालिया, सूडान और यमन है। इन ममालिक के जो शहरी हैं इनके ऊपर मुकम्मल तौर पर सफरी पाबंदी होगी, ये अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। फिर 7 मजीद ममालिक हैं जिन पर पार्शल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। उसमें बरूंडी है, क्यूबा, लाओस है, सिरा लियोन है, टोगो है, तुर्कमेनिस्तान है, वेनेजुएला शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब ये डिस्कशन आज से चंद हफ्ते पहले हो रही थी, मुख्तलिफ फहरिस्तें गर्दिश कर रही थी, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसमें रिपोर्ट किया और जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी नाम शामिल था कि पाकिस्तान के ऊपर अगर मुकम्मल तौर पर सफरी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तो शायद पाकिस्तान को एक ऐसी कैटेगरी में ज़रूर डाला जाएगा कि जहां पर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आयद हो सकती हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि ये जो 19 ममालिक के ऊपर किसी के ऊपर मुकम्मल पाबंदी और किसी के ऊपर पार्शल जो पाबंदी आयद की है अमरीकी सदर ट्रंप ने, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन इस एक जो डाउन साइड भी है कि जब अफगानिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल किया गया है तो पाकिस्तान के लिए जो सबसे अहम सवाल है कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में ऐसे अफगान मौजूद हैं जिनको अमेरिका में रीसेटल होना था, जो पार्ट ऑफ द एक प्लान था, क्योंकि जब तालिबान वहाँ पर आए थे तो मुमकिन नहीं था अमेरिका के लिए कि तमाम ऐसे अफराद को जो 20 साल अमेरिका के लिए काम करते रहे और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था, तो आर्जी तौर पर पाकिस्तान ने ऐसे अफगान शहरियों को पाकिस्तान में पनाह दी। कुछ एग्जाम्पशंस ज़रूर दी हैं, उसमें जिक्र किया गया है कि जो स्पेशल इमिग्रेशन वीज़ा है जो अफगान रेफ्यूजीज़ के लिए है, बट इसके हवाले से अब क्लैरिटी नहीं है कि किस हद तक वो जो प्रोग्राम है मुतासर होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने यह कहा था कि बाइडन इंतज़ामिया के साथ हमने एक अरेंजमेंट किया था कि ये तमाम जो अफराद जो पाकिस्तान में मौजूद हैं अफगान जिन्होंने अमेरिका में रीसेटल होना है, उनके पास इस साल सितंबर तक का वक्त है कि सितंबर तक आप इनके केसों का फैसला करें, या तो इनको ले जाएं अमेरिका, अगर अमेरिका नहीं लेकर के जाएंगे तो फिर हम मजबूरन इनको वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट कर देंगे। कामरान, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक और जो एफर्ट हो रही है ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, तो क्या आप समझते हैं कि इतना आसान होगा पाकिस्तान के लिए इन अफगान महाजरीन को यहाँ से निकालना, खासतौर पर जो हमारी एक सेपरेट ड्राइव भी चल रही है अफगान महाजरीन को वापस भेजने वाली, वो भी शायद स्लो हो गई है पहले से? स्लो तो हो गई है, लेकिन फिर भी आई थिंक एक प्रोसेस जारी है। उस पर पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस केस के अंदर ये देखने वाली बात है क्योंकि ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो अमरीकी हुकूमत के लिए, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, उनकी मिलिट्री के लिए काम करते रहे। तो प्रॉबेबली हो सकता है कि तालिबान तो चाहते हों कि ऐसे लोगों को जो पिछले 20 सालों में हमारे खिलाफ काम करते रहे, वो तो चाहेंगे कि आप उनको वापस भेजें, बट इट्स अ डिफ़िकल्ट इक्वेशन, क्योंकि दूसरी तरफ ये बात भी है कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि एक हमारी ट्रंप हुकूमत के साथ, इंतज़ामिया के साथ एक अच्छी अभी मामलात चल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें पॉजिटिव हैं, और पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि चाहेगा कि ऐसा कोई स्टेप ले जिसकी वजह से जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो नाराज़ हों। और किस कदर हमारे जो ओवरऑल रिलेशनशिप है वो बेहतर हैं। एक तो पाकिस्तान भारत की जो लड़ाई हुई उसमें देखा कि जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं उनका रोल जो है वो ना सिर्फ पॉजिटिव रहा, बल्कि भारत के अंदर तो ये कहते हैं कि क्लियरली अमेरिका का जो झुकाव है वो तो पाकिस्तान की तरफ था। फिर उसकी दूसरी इंडिकेशन हमने इसी हफ्ते ये देखी, ईद से पहले 4 जून को, वैसे तो 4 जुलाई को उनकी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस होती हैं, एक महीना पहले अमरीकी सिफारतखाना ने इस इवेंट का इनेकाद किया। तो कम होता है कि किसी मुल्क की इस तरह की जो आज़ादी की तकरीबात हैं उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाएं। तो शहबाज शरीफ
अमेरिकन एम्बेसी वहाँ पर गए, उन्होंने तकरीर की वहाँ पर और उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं ही इज़ अ मैन ऑफ पीस, और उन्होंने प्रूव किया है कि वो किस तरीके से पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी उन्होंने सीज फायर करवाई। ओवरऑल वो दुनिया में किसी जगह जंग नहीं चाहते। और इम्पॉर्टेंटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज हो सकता है अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप। और अमेरिका की जो नाज़िमुल अमूर हैं उन्होंने भी अनलाइक द पास्ट बहुत पॉजिटिव बातें की रिगार्डिंग पाकिस्तान। तो ये आई थिंक ये कम्प्लीटली टर्न अराउंड है, क्योंकि किसी को ये यकीन नहीं था कि ट्रंप के आने के बाद, गिवन कि अमेरिकी यहाँ पर अब हैं भी नहीं, अफगानिस्तान में मौजूद भी नहीं है, हमारे साथ उनके इंटरेस्ट भी उस तरीके से अलाइन नहीं होते, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें तो चीज़ें पॉजिटिव ही नजर आ रही हैं। जो फैक्टर है जिसका जिक्र भी हो रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो डिजिटल करेंसी, उसकी प्रमोशन में पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो एक दूसरे कोऑपरेट कर रहे हैं, और उसमें कुछ बिजनेस जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की फैमिली से भी रिलेटेड, या एटलीस्ट उनके जो लोग क्लोज हैं उनकी जो कंपनी हमसे पाकिस्तान बिजनेस करना चाह रहा है, उसके विद इन पाकिस्तान एक डिबेट है ये लीगल है या नहीं है, और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक पॉजिटिव मोमेंटम इसके अंदर है। दूसरा, आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान और अमेरिका की हद तक की बात ठीक है उनकी, लेकिन गालिबन इस हफ्ते एक रेजोल्यूशन भी आई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा में जंग बंदी के लिए, तो जिसको अमेरिका ने वीटो किया है। तो ये जो चीज़ है ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अपना उनका एजेंडा है ग्लोबल, उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ है, और उस पर पाकिस्तान क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है तो पाकिस्तान ने भी उपजा है और कहा है कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं है। एक दूसरी जो बात लोग क्विकली कहते हैं कि आखिर ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर इतना क्यों मेहरबान है, क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि वो पाकिस्तान को चीन से दूर करना चाहते हैं, ये भी एक कहा जाता है। लेकिन जो हाल ही में सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग हुआ उसमें जो अमेरिका के वज़ीर दिफा हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने ये कहा कि अब अमेरिका दुनिया को ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ आएं या हमारे मफाद के लिए काम करें, बल्कि हम कहते हैं कि ये हर मुल्क का अपना इख्तियार है कि वो अपने मफाद को सामने रखते हुए काम करे। अगर वाकई ट्रंप इंतजामिया इस पॉलिसी पर अमल पैरा होती है तो फिर पाकिस्तान के लिए रूम है इस सारी सिचुएशन के अंदर मनूवर करने का। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।